राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। जो हमारे मित्र जो गौपालक गाय रखते हैं, लेकिन गाय उनके ऊपर बोझ सी बनती चली जा रही है, क्योंकि गाय के दूध से उनका गुजारा नहीं चल रहा। गाय के जो खर्चे हैं वो सहजता से बेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। तो ऐसे मित्र गाय के गोबर से, गौमूत्र से भी कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। कि गाय के गोबर और मूत्र में ऐसी अद्भुत गुणवत्ताएं हैं, ऐसी अद्भुत विशेषता हैं, जिनका लाभ आप अपने खेतों में भी ले सकते हैं, या यदि इनका प्रयोग खाद के रूप में आप दूसरे मित्रों को कराएं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि गाय के 1 किलो गोबर में जो विशेषताएं रहती हैं, जितने खनिज तत्व रहते हैं, जितने पोषक तत्व रहते हैं, जितने एंजाइम्स और बैक्टीरियास रहते हैं, वो सब का प्रभाव गाय के जो सार तत्व, गाय के गोबर का जो सार तत्व है, जो उसका तरल भाग का जो कंसनट्रेट रूप है, उस सब में वो आ जाता है। यानी कि गाय के गोबर की 1 किलो गोबर की जो गुणवत्ता रहती है, उसको आप उसके सार तत्व कुछ मात्रा से प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल गाय के गोबर के 2 भाग रहते हैं। एक भाग उसका ठोस भाग रहता है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा सेलुलोज से आता है। सेलुलोज जो आहार के रूप में वो घास, फूस या जो चरी आदि की कड़बी आदि सेवन करती है, उसका अपचित अंश रहता है, और यही भाग गाय के गोबर का अधिकांश भाग रहता है। कुछ भाग पच जाता है और कुछ भाग अवशिष्ट रूप में गोबर का रूप ले लेता है। तो गोबर का जो दूसरा भाग है, तरल भाग है, उसका काफ़ी हिस्सा तो पानी के रूप में रहता है। हाँ, उसका कुछ हिस्सा ठोस है, वो कई तरह की रसायनों के रूप में रहता है, खनिज तत्वों के रूप में रहता है, जटिल आणविक संरचनाओं के रूप में रहता है। उसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं, कुछ बैक्टीरियास रहते हैं, और यही महत्वपूर्ण अपना प्रभाव गोबर के रूप में देते हैं। चाहे आप गोबर का प्रयोग औषधि के रूप में करें, चाहे आप उसका प्रयोग बायोगैस पैदा करने के रूप में करें, या फिर उसका प्रयोग आप खाद के रूप में करें। खाद के रूप में जब आप गोबर का प्रयोग करते हैं, तो खाद के रूप में गोबर के अंदर जो खनिज तत्व रहते हैं, कुछ बैक्टीरियास रहते हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स रहते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये सारे गाय के सार तत्व में रहते हैं। तो इसलिए आप यदि गोबर के खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पूरी खाद का प्रयोग करने की जगह उसके सार तत्व का प्रयोग करें। वो उतना ही प्रभाव दिखाएगा जितना कि पूरा गोबर दिखाता है। यद्यपि कई मामलों में तो गोबर की तुलना में इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ें तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करने की कृपा अवश्य करें। तो गाय के गोबर से आप खाद के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उसका सार तत्व आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार तत्व में गोबर के सारे गुण आ जाते हैं। गोबर के जो बिना काम आने वाले जो भाग हैं, सेलुलोज, उसका तो आप या तो कंडी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बायोगैस के रूप में यदि आप उसके ठोस भाग का काम करने प्रयोग लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर तरल भाग का प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तरल भाग में ही बैक्टीरियास रहते हैं जो बायोगैस की शुरुआत करते हैं। या फिर गाय मूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि खाद के रूप में आप उसके गोबर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ भूमि को खाद से परिपूरित करने के लिए आपको कम से कम 400 से लेकर 4 क्विंटल से लेकर 12 क्विंटल आपको गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है। ये विभिन्न स्थितियों में खेत की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि आप ज़्यादा समय तक रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहते हैं, तो आपको अधिकतम मात्रा में गाय के गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया है, तो कम मात्रा में भी काम चल जाता है, फिर 200-300 केजी से भी काम चल जाता है। यदि गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का रूप में गोबर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसकी एक उपयोगिता है, उसमें थोड़ा सा जो खनिज तत्व होते हैं उनकी दर बढ़ जाती है। गोबर में यदि नाइट्रोजन की जो प्रेजेंसी है, उपस्थिति है,
2% के आसपास रहती है, तो बर्मी कंपोस्ट में बढ़ के वो 2.5 के आसपास हो जाती है। यही हालत फास्फोरस और पोटासियम के रूप में रहता है। हाँ, जब केंचुआ आपके गोबर को मिट्टी के साथ सेवन करता है तो उसके पेट में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि केंचुआ कई तरह के मिनरल्स का भी सेवन करता है, तो ये मिनरल्स, ये खनिज तत्व भी उसकी बॉडी में जाकर कई तरह की क्रियाओं से गुजरते हैं, कई मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो उनका वो भी उसके अवशिष्ट भाग में आ जाते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता गोबर की तुलना में थोड़ी बढ़ जाती है, और ये खेत की भूमि में सहजता से मिल भी जाती है, मिश्रित भी हो जाती है, तो उसका प्रभाव भी थोड़ा शीघ्रगामी होता है। तो बर्मी कंपोस्ट का भी रूप कर सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो गोबर की खाद की तुलना में थोड़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी उसकी भरपूर मात्रा की आवश्यकता रहती है। जो प्रभाव आप क्विंटलों के हिसाब से बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल के लेते हैं, वही प्रभाव गोबर की जो सार तत्व है उसके न्यूनतम मात्रा से ले सकते हैं, क्योंकि उस समय उस सार तत्व में भी वो सब पोषक तत्व, वो खनिज तत्व, वो विटामिन्स, वो एंजाइम्स, वो बैक्टीरिया, सब कुछ उसमें उपस्थित रहता है, और देखने में कम है लेकिन उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। प्रभावशीलता बढ़ने से वो कम न्यूनतम मात्रा का जो सार तत्व पे अपना प्रभाव दिखाता है। मैं इसको भी एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। आप ऐसे समझिए कि एक मानव शरीर 70 ग्राम का मानव शरीर है, तो उसके शरीर के कुल वजन का 4% के आसपास उसके अंदर खनिज तत्व रहते हैं। यानी कि 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के शरीर के काम करीब 3-3.25 से लेकर 4 ग्राम के आसपास खनिज तत्व उपयोग में आते हैं। उनमें से भी आधे से ज़्यादा हिस्सा तो कैल्शियम का रहता है, फिर फास्फोरस का रहता है, पोटासियम का रहता है, कैल्शियम का रहता है। तो इनसे यदि टोटल मिला दिया जाए तो अधिकांश हिस्सा तो ये 3-4 मिनरल्स ही रहते हैं, बाकी के मिनरल्स की उपस्थिति बहुत विरल रहती है। यानी 70 किलोग्राम शरीर के अंदर केवल 4 ग्राम से कम खनिज तत्व अपना प्रभाव दिखा देते हैं। यदि इसी तुलना को हम बरगद के पेड़ से करें, पीपल के पेड़ से करें, तो बरगद के पेड़ का आकार तो कई टन तक बढ़ जाता है। कभी कभी उसके भार की जो भार का साइज है वो 10, 15, 30, 25 टन तक हो जाता है। तो इतने बड़े विशाल वृक्ष के लिए भी मात्र 25 से 40 ग्राम खनिज तत्वों की आवश्यकता रहती है, और ये खनिज तत्व एक दिन में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी ज़रूरत उसको बरसों वर्ष पड़ती है। यही रूप हमारे जो खाद के रूप में, जो पोषक तत्व के रूप में हम खनिज तत्व अपनी खेती में डालते हैं, वही प्रभाव हमारी फसलों में पड़ता है। तो हमारी फसलों को ज़्यादा मात्रा में खनिज तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन यदि खनिज तत्व सक्रिय रूप में हैं, सहजता से हमारी फसलों को प्राप्त हो सकें, हमारे फसलों को प्राप्ति ना हो सके, फसलों के शरीर में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखा सकें, तो उनकी ज़्यादा मात्रा नहीं होती। तो यदि इतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है तो फिर इतनी खाद की आवश्यकता क्यों? कम खाद से भी काम चल सकता है, लेकिन कम खाद मूल्यवान होना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर अब जो हमारी सरकारें हैं एक नया प्रयोग कर रही हैं। अभी तक हमारे किसान रासायनिक खाद के रूप में जो दानेदार यूरिया का प्रयोग करते थे, तो अब सरकार ने एक नया उद्यम शुरू किया है कि वो यूरिया खाद को नैनो यूरिया बना के प्रयोग करना चाह रही है। अब दानेदार यूरिया की जगह वो उसका लिक्विड फॉर्म देना चाह रही है। तो पहले किसान को एक बोरी यानी 40-50 किलो के आसपास यूरिया की ज़रूरत पड़ती थी अपने खेतों को खाद देने के लिए। अब वही ज़रूरत उसकी एक बोतल से पूरी होने वाली है। एक बोतल 1 लीटर की, 1 लीटर नैनो यूरिया उसकी एक बोरी यूरिया खाद की आपूर्ति कर सकती है। क्यों? कि हमें मालूम है कि यूरिया, दानेदार यूरिया का प्रयोग जब हम खेतों में करते हैं तो उसका अधिकांश हिस्सा, कभी कभी तो 80% से ज़्यादा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। या तो वो सूर्य की तपस से इवोपरेट हो जाता है, या वो पानी के में घुलकर या तो खेत से बाहर चला जाता है या फिर मिट्टी के अंदर चला जाता है। वैसे ज़्यादा समय तक जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी खेत की ज़मीन है हार्ड हो जाती है, उसमें पानी को संचित करने की क्षमता नहीं रहती है। तो ऐसे में यदि वो आपकी खेत की भूमि में यूरिया चला जाए तो भी निष्प्रभावी हो जाता है। इनकी 80% यूरिया तो काम ही नहीं आता।
सिर्फ 20% हिस्सा काम आता है। तो इसीलिए सरकार लेके आ रही है कि यूरिया को ऐसा रोप दे दिया जाए कि जिसका और अच्छा अधिक काम हो सके। तो उन्होंने यूरिया को नैनो रोप दे दिया है। तो नैनो रोप से ऐसे प्रयोग हुए हैं कि कुछ ज़्यादा अंश यूरिया फसलों का काम आ जाता है। तो यही प्रयोग हमने किया है कि आप गोबर या कंपोस्ट खाद को उसके संपूर्ण रूप में लेने की जगह यदि उसके सार तत्व के रूप में लेंगे तो प्रभाव वही मिलेगा। प्रभाव वही नहीं, उससे बेहतर मिलेगा। आपको इतनी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, आप गोबर और गौमूत्र का सही प्रयोग कर पाएंगे। हाँ, यदि गोबर का वो सार तत्व अलग करते हैं तो सार तत्व को अलग करने से गोबर के जो मूल गोबर है उसका सभी जो उपयोगी अंश हैं उसके सार तत्व में तो इकट्ठे हो जाएंगे, पर उन्हें यदि ज़्यादा समय तक माध्यम से मीडियम से अलग किया जाए तो उसकी सक्रियता घटती चली जाती है। तो ऐसे में गोबर के उन सक्रिय रसायनों को सक्रिय रखने के लिए, उपयोगी रसायनों को उपयोगी बनाए रखने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप गौमूत्र का सहारा भी ले सकते हैं कि गौमूत्र में कई ऐसे बायो एनहेंसर होते हैं। बायो एनहेंसर उन रसायनों को कहते हैं जो किसी भी पदार्थ की सक्रियता को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। इसीलिए गाय मूत्र का बहुत उपयोग भी रहा है कुछ पदार्थों में, तो इसका विशेष रहा है। आपने देखा होगा आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं गौमूत्र के साथ सेवन की जाती हैं, क्योंकि अनुभव से मालूम है कि उन दवाओं को सेवन यदि आप पानी की जगह गौमूत्र के साथ करेंगे तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, उनका प्रभाव अच्छा मिलता है। और अच्छा मिलता नहीं, रोगी जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। या कई ऐसी दवाएं हैं जिनको हम गौमूत्र की भावनाएं देते हैं। कभी कभी तो 20-20 भावनाएं दी जाती हैं, 100 भावनाएं में दी जाती हैं, क्या ताकि गौमूत्र के अंश उसमें प्रवेश कर सकें। तो हमें गोबर की उन महत्वपूर्ण एंजाइम्स को, बैक्टीरियाज को, उन रसायनों को सक्रिय करने के लिए जो गौमूत्र का सार है उसकी उपयोगिता है। इसके अलावा कभी कभी ऊर्जा देने के लिए हमें सोरा की भी ज़रूरत पड़ती है, कच्चे दूध की भी ज़रूरत पड़ती है, शहद की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर गोबर की या फिर गुड़ की प्रयोग जो भी उपलब्ध हो। ये एक विशेष प्रक्रिया है, इसके माध्यम से गाय गोबर को सार तत्व में बदलकर हम उपयोगी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। ऐसे प्रयोग चल भी रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी में अगले जो मेरे वीडियो हैं उनमें दूंगा। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, इनका प्रयोग करना चाहते हैं, इनको आजमाना चाहते हैं, तो आप इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम इस पर आगे बढ़ सकें। ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। मेरे अपने प्रयोगों में इनकी बहुत अच्छी प्रभावशीलता देखी है। खेतों में जो उत्पादकता थी इसके प्रयोग से 2 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। फिर दूसरा, आपकी फसल कई तरह के रोगों से सुरक्षित रहती है। बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से होता है, फैलाव अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है, और फूलों का, फलों का साइज, सुगंध, उनकी आकर्षणता, उनका रंग, उनका स्वाद सब पहले से बेहतर होता है। ये अद्भुत प्रयोग हैं, इनको करके